चलिए बेटा, पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है। वो सेल थ्योरी कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी में दिया हुआ बेटा ओवरव्यू ऑफ सेल की ओवरव्यू के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारे एनसीईआरटी दो बात किए हैं, पहले ऑनियन पिल सेल लिए हैं, उसके बाद बेटा आपके एनसीईआरटी जो लेते हैं ना, वो ह्यूमन चिक सेल के लेकर के स्टडी की है, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग बेटा ऑनियन पिल सेल लेंगे, पहले हम लोग ऑनियन पिल सेल लेंगे। ऑनियन पिल सेल लेंगे बेटा, और एक एनसीईआरटी बोले ह्यूमन चिक सेल, ह्यूमन चिक सेल। आपके एनसीईआरटी बेटा ह्यूमन चिक सेल लिए है और ऑनियन पिल सेल लिए हैं, इनको स्टडी किए हैं आपके एनसीईआरटी। चलिए इन्हीं को लेके हम लोग आगे बढ़ते बेटा, ताकि चीजें बेहतर समझ आए आपको। देखिए ऑनियन पिल सेल में एनसीईआरटी क्या बोले हैं कि ऑनियन पिल सेल जो होते हैं, आप सवाल उठते हैं सर ये ऑनियन पिल सेल क्या होते हैं। बेटा ऑनियन पिल सेल का मतलब ये होता है, ध्यान से देखना, ऑनियन पिल सेल का मतलब ये होते हैं, कभी प्याज को आप काटना बेटा, तो ऑनियन जो होते हैं, ऑनियन के नीचे एक पतला सा पेपर की तरह ट्रांसपेरेंट एक लेयर होते होंगे, उन्हीं को बेटा ऑनियन पिल सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये ऑनियन पिल सेल जो होते हैं बेटा, ध्यान से देखो आप, इनको स्टडी किए गए, ऑनियन पिल सेल को बेटा स्टडी किए गए, स्टडी किए गए किनके हेल्प से, इनको स्टडी किए गए बेटा माइक्रोस्कोप के हेल्प से। इनको स्टडी किए गए किसके हेल्प से, माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टडी किए गए। स्टडी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बेटा ऑनियन पिल सेल को स्टडी किए गए किनके हेल्प से, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप के हेल्प से बेटा स्टडी किए गए। जब ऑनियन पिल सेल को स्टडी किए गए बेटा, उसके बाद ये पाए गए कि ऑनियन सेल ना एक प्लांट सेल है। तब बोलिएगा सर इसमें क्या बड़ी बात है, ऑनियन तो वैसे भी प्लांट है, तो प्लांट सेल ही होंगे। हाँ बेटा बिल्कुल, ये प्लांट सेल पता चले बेटा कि ये टिपिकली प्लांट सेल है। ये क्या है बेटा, एक प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल है। बस ऐसा ही बेटा ह्यूमन चिक सेल को स्टडी किए गए। जब ह्यूमन चिक सेल को स्टडी किए गए, जब स्टडी किए गए बेटा, तो ये पाए गए, स्टडी के बाद पाए गए किसके हेल्प से, कई बार पूछे जाते हैं कि जो ऑनियन पिल सेल है और ऑनियन पिल सेल ह्यूमन चिक सेल को जब स्टडी किए गए तो किसके हेल्प से किए गए बेटा, तो स्टडी बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रोस्कोप के स्टडी करने के बाद ये पता चला कि ये एक तरह का एनिमल सेल है। ये क्या है बेटा, एक एनिमल सेल है, ये एक एनिमल सेल है। ह्यूमन चिक सेल क्या है बेटा, एनिमल सेल है, और बेटा ऑनियन पिल सेल क्या है, एक प्लांट सेल है। तो क्या क्या कैरेक्टर दिखा, तो हम यहाँ पे देखेंगे बेटा प्लांट्स और एनिमल सेल में डिफरेंट दिखने वाले हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल में। तो क्या करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। पहले बेटा इतना स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। इसके आगे जाएंगे तो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए बेटा इसके आगे जाएंगे तो क्या मिलेंगे मुझे, इसके आगे जाएंगे तो क्या मिलेंगे, एक साइड बेटा प्लांट सेल लिखते हैं, एक साइड लिखते हैं एनिमल सेल के बारे में हम लोग। एक साइड लिखते हैं बेटा प्लांट सेल के बारे में, एक साइड लिखते हैं एनिमल सेल के बारे में। चलिए इस साइड लिख लेते हैं हम लोग प्लांट सेल क्या होते हैं, प्लांट सेल। इस साइड बेटा एनिमल सेल को लेके चलेंगे हम लोग। एनिमल सेल को लेके चलेंगे, तो एनिमल सेल और प्लांट सेल। प्लांट सेल में क्या होते हैं बेटा, सेल वॉल पाए जाते हैं। प्लांट सेल में आउटरमोस्ट में क्या होते हैं, सेल वॉल होते हैं। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। इसमें सेल वॉल क्या होते हैं बेटा, प्रेजेंट होते हैं, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल में बेटा सेल वॉल नहीं होते, इनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। प्लांट सेल जो होते हैं बेटा, उनमें प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं,
प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं, इनमें बेटा प्लास्टिड एब्सेंट होते हैं। सवाल उठता है सर ये प्लास्टिड क्या होते हैं? इनमें प्लास्टिड बेटा एब्सेंट होते हैं। बेटा प्लास्टिड के 3 टाइप होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। प्लास्टिड के कितने टाइप होते हैं बेटा? 3। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड होते हैं बेटा क्रोमोप्लास्ट, और थर्ड नंबर में बेटा होते हैं ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट ये प्लास्टिड के टाइप है। क्लोरोप्लास्ट मतलब ग्रीन प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट मींस बेटा ग्रीन प्लास्टिड। क्रोमो मतलब कलर्ड प्लास्टिड, जैसे रेड हो सकते हैं, येलो हो सकते हैं बेटा, ये क्रोमोप्लास्ट में आएंगे। और ग्रीन कलर वाला किस में आएंगे? क्लोरोप्लास्ट में आएंगे। ल्यूको, ल्यूकोस, एल्विनो, ये तीनों का मतलब होता है बेटा व्हाइट। तो ये उजले कलर का प्लास्टिड, ये डिफरेंट कलर के हो सकते हैं, ये ग्रीन कलर के होते हैं बेटा। ये सारे प्लास्टिड किन में पाए जाते हैं? प्लांट सेल में पाए जाते हैं। एनिमल सेल में किसी तरह के प्लास्टिड नहीं होते हैं। अगली डिफरेंस देखते हैं बेटा, और प्लांट सेल में क्या होता है? तो सर बोलिएगा बेटा, आप लोग से पूछे जाएंगे प्लांट सेल में क्या डिफरेंस है। ये दो डिफरेंस तो समझ आपको आ रहे होंगे बेटा। सेंट्रोसोम नाम सुने होंगे आप, सेंट्रोसोम नहीं होते हैं प्लांट सेल में, सेंट्रोसोम नहीं होते हैं। तो प्लांट सेल में सेंट्रोसोम क्या होते हैं? एब्सेंट। सेंट्रोसोम बेटा एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं। लेकिन नेचर में क्या है ना, अगर एक चीज नहीं होते तो उनका जगह कोई ना कोई तो ले ही लेते हैं। तो सेंट्रोसोम नहीं है तो आप बताइएगा सेंट्रोसोम सिर्फ सेल डिवीजन में हेल्प करते थे? हाँ बेटा, सेंट्रोसोम सेल डिवाइड करने में हेल्प करते हैं। तो सेंट्रोसोम इनको नहीं होते, इनके पास नहीं होते, लेकिन इनके पास एक स्ट्रक्चर होते हैं पोलर कैप, जो सेम काम करते हैं जो सेंट्रोसोम का काम होता है। तो सेंट्रोसोम इनके पास बेटा एब्सेंट होते हैं, बट पोलर कैप क्या होते हैं? पोलर कैप क्या होते हैं बेटा? इनके पास प्रेजेंट होते हैं। पोलर कैप क्या होते हैं बेटा? इसके पास प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, आपसे पूछे जाए सेंट्रोसोम नहीं होते प्लांट में, हाँ बिल्कुल नहीं होते। तो नहीं होते हैं तो उनके जगह पे क्या पाई जाती है? तो आप बोलोगे बेटा उनके जगह पे पोलर कैप पाए जाते हैं। तो क्या प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होंगे? बिल्कुल होंगे बेटा, इनमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होंगे। अब बोलिए गॉल्गी बॉडी। बेटा गॉल्गी बॉडी किन के पास होते हैं? प्लांट सेल या एनिमल सेल के पास? तो गॉल्गी बॉडी बेटा एनिमल सेल के पास होते हैं, प्लांट सेल के पास नहीं होते। बट उनके जगह पे डिक्टियोसोम पाए जाते हैं प्लांट सेल में। इनके पास बेटा गॉल्गी बॉडी एब्सेंट होते हैं, प्लांट सेल में गॉल्गी बॉडी एब्सेंट होते हैं बेटा। गॉल्गी बॉडी एब्सेंट होते हैं, बट डिक्टियोसोम प्रेजेंट होते हैं बेटा। तो सवाल उठता बेटा डिक्टियोसोम क्या होते हैं? डिक्टियोसोम क्या होते हैं? देखिए बेटा गॉल्गी बॉडी में सिस्टर्नी का नंबर बहुत ज्यादा होता है। सिस्टर्नी जो होते हैं ना मतलब ज्यादा होते हैं, और गॉल्गी बॉडी ये डिक्टियोसोम में सिस्टर्नी एक होते हैं, इसीलिए ये डिक्टियोसोम को यूनिसिस्टर्नल बोला जाता है। देखिए एक ही सिस्टर्नी होंगे इसमें बेटा, एक ही होंगे। लेकिन गॉल्गी बॉडी की बात करते हैं तो नंबर ऑफ सिस्टर्नी ज्यादा होते हैं। तो इनमें एनिमल सेल में गॉल्गी बॉडी होंगे? हाँ गॉल्गी बॉडी इनमें प्रेजेंट होंगे। गॉल्गी बॉडी बेटा प्रेजेंट होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो गॉल्गी बॉडी क्या होते हैं? बहुत सारे सिस्टर्नी होते हैं। ये देखिए सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये सिस्टर्नी, ये गॉल्गी बॉडी है बेटा, ये गॉल्गी बॉडी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें तो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बेटा प्लांट सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा होते हैं, क्योंकि प्लांट सेल बेटा लेस एक्टिव है इन कंपेयर टू प्लांट सेल। तो प्लांट सेल बेटा क्या होते हैं? लेस एक्टिव होते हैं किनके कंपेयर में? एनिमल सेल के कंपेयर में। तो बेटा प्लांट सेल के बारे में बोला जाता है कि नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया हाई, इनमें ज्यादा होते बेटा। ये एरो ज्यादा को बता रहे हैं कि इसमें ज्यादा माइटोकॉन्ड्रिया, सॉरी बेटा माफी चाहूंगा मैं,
इनमें ना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो नंबर होते हैं वो कम होते हैं, इसमें कम होते हैं। प्लांट सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कम होते हैं, एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं बेटा, ये ज्यादा होते हैं। ये कुछ चीजें समझ में आपको आ गया होगा। प्लांट सेल एनिमल सेल में जो डिफरेंसेस है वो हम करा चुके हैं। चलिए बेटा, एक क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल का। एक हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं यूकैरियोटिक सेल का, उनमें प्लांट सेल को भी कवर करेंगे हम लोग, एनिमल सेल को भी कवर करेंगे। एक बेसिक डायग्राम बना रहे हैं बेटा जिसमें सारे चीजें आपको आ जाएंगे। हम अलग अलग सेपरेट करके स्ट्रक्चर को नहीं बना रहे हैं। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर है ना बेटा, ये रेड कलर का जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, इनको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए, जो भी चीजें पढ़ाएंगे एक सीक्वेंस में लेक्चर को पढ़ना है बेटा, प्रॉपर मेहनत करना है, सब कुछ करना है। हम जो पढ़ा रहे हैं मेरा एक सीक्वेंस अलग है चीजों को समझाने का, ठीक है। अब भरोसा करके लेक्चर को प्रॉपर तरीके से रेगुलर देखना, स्किप नहीं करना। ऐसे करते बच्चे कि हाँ लेक्चर को आगे बढ़ा देते हैं, उसके बाद देखते समझ नहीं आएंगे बेटा। अच्छे से पढ़ाई कीजिए यहाँ पे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होते हैं बेटा लिविंग होते हैं। कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं। ये लिविंग होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिविंग होते हैं, बिल्कुल। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये ऑल बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं। दुनिया के कोई भी बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होंगे ही होंगे। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए बोल सकते हैं बेटा, इट प्रेजेंट ऑल बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक बायोलॉजिकल लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। अगर कोई स्ट्रक्चर लिविंग है ना, अगर कोई सेल लिविंग है ना, तो उनमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे ही होंगे। जैसे मैं हूं बेटा लिविंग, हमारे सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होंगे। इसके बाद बात करें बेटा, ये बाहर में जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं येलो कलर का, इनको बोलते हैं सेल वॉल। इनको बोलते हैं बेटा सेल वॉल। ये जो होते हैं नॉन लिविंग होते हैं। ये कैसे होते हैं? नॉन लिविंग होते हैं। ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को, हम आगे पढ़ेंगे। एक बेसिक बता रहे हैं, ये एक नॉर्मल सेल बना रहे हैं जो कि कैसा है बेटा, यूकैरियोटिक सेल है। यूकैरियोटिक सेल बेटा बना रहे हैं हम लोग, नॉर्मल यूकैरियोटिक सेल बना रहे हैं। ना तो हम अपने प्लांट सेल की बात कर रहे हैं, ना ही हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं। एक यूकैरियोटिक सेल को समझने का कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बेटा यूकैरियोटिक में प्लांट भी आ जाते हैं, आपके एनिमल भी आ जाते हैं। आप ये मत बोलना सर ये तो लगता है प्लांट भी है एनिमल, ये दोनों मिक्स कर दिए। बेटा हम बार बार बोल रहे हैं एक ऐसे सेल बना रहे हैं जिसमें दोनों आ जाएंगे आपके। चलिए बेटा, ये स्ट्रक्चर जो है ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये जो है न्यूक्लियस पूरे बोल सकते हैं, न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये बेटा न्यूक्लियस है, ये आपके न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोसोम। क्या पाए जाते हैं बेटा? क्रोमोसोम। सब एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ ज्यादा नहीं है बेटा, सारे एनसीईआरटी के पॉइंट अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तो ये बेटा क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम में तो क्रोमोसोम दो चीज से मिलकर बने होते हैं बेटा। क्रोमोसोम जो होते हैं दो चीज से मिलकर बने होते हैं। पहले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका नाम है डीएनए। पहले जो स्ट्रक्चर होते हैं उनका नाम है डीएनए। दूसरे जो स्ट्रक्चर होते हैं हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए हो गया बेटा और हिस्टोन प्रोटीन हो गया। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिलकर बनाते हैं क्रोमोसोम को। तो पूछे जाए हे क्रोमोसोम आपके अंदर क्या है, तो क्रोमोसोम क्या बोलेगा कि मेरे अंदर दो स्ट्रक्चर है, एक है डीएनए, एक है मेरे पास हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए पे कैसे चार्ज होते हैं बेटा? डीएनए पे आपके नेगेटिव चार्ज होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन पे कैसे चार्ज होते हैं बेटा? इस पे पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है।
जैसे मान के चलो एक थ्रेड है बेटा, ये थ्रेड है, थ्रेड धागे हैं, इन धागों में एक लटाई, जानते हो ना आप लोग लटाई, मान के चलिए लटाई है, तो लटाई में धागों को लपेट देंगे, धागा को डीएनए को मान लो आप, लटाई को हिस्टोन प्रोटीन, तो हिस्टोन प्रोटीन में धागा को लपेट दिए तो ये पैकिंग बन जाएगा ना, पैक हो जाएगा ना बेटा, ये पैकिंग स्ट्रक्चर को बोलेंगे हम लोग क्रोमोसोम। क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम दो चीज से मिलकर बने होते हैं, कौन कौन बेटा? एक स्ट्रक्चर होते हैं आपके डीएनए, दूसरे स्ट्रक्चर होते हैं आपके हिस्टोन प्रोटीन। अगर हम बात करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं? 2 मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं बेटा? 2 मेम्ब्रेन होते हैं। न्यूक्लियस में कितने मेम्ब्रेन होते हैं आपके? 2 मेम्ब्रेन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन, दूसरे होते हैं बेटा इनर मेम्ब्रेन। और क्या होता है इसके अंदर? एक और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं बेटा? न्यूक्लियोलस। ये मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिज हैं, न्यूक्लियोलस। इन न्यूक्लियोलस के पास मेम्ब्रेन नहीं होते, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होते हैं बेटा? एब्सेंट होते हैं। आपसे पूछे जाएंगे कि क्या न्यूक्लियोलस के पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं? नो, इनके पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होते। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा एब्सेंट होते हैं, इनके पास एब्सेंट होते हैं इनके पास, बिल्कुल सही। अब देखिए बेटा एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ध्यान से देखना आप लोग, ये जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर बेटा, इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये लिक्विड कंपोनेंट जो भरे हुए हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर जो भी लिक्विड कंपोनेंट भरे हुए बेटा, इस लिक्विड कंपोनेंट को बोला जाता है, इन लिक्विड कंपोनेंट को बोला जाता है साइटोप्लाज्म। ये सारे जो लिक्विड चीजें भरे हुए हैं बेटा, ये सारे लिक्विड चीजें जो भरे हुए हैं इनको बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म हमारी एनसीईआरटी लिखिए बेटा, साइटोप्लाज्म इट इज ए मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मतलब प्लांट सेल और एनिमल सेल में साइटोप्लाज्म मेन एरिना है, मेन एरिया है जहां पे सेलुलर एक्टिविटीज होते हैं। चलिए लिखते हैं हम लोग पॉइंट को। इट इज ए मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी, सेलुलर एक्टिविटी। सेलुलर एक्टिविटी का मेन एरिना क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, ये दोनों में मेन एरिना होते हैं बेटा आपके साइटोप्लाज्म। चलिए न्यूक्लियस के अंदर भी एक लिक्विड कंपोनेंट भरे होते हैं बेटा, न्यूक्लियस के अंदर भी लिक्विड कंपोनेंट भरे होते हैं। इन लिक्विड कंपोनेंट को बेटा बोलते हैं हम लोग, इन लिक्विड कंपोनेंट को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म इनको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोप्लाज्म क्या है? न्यूक्लियोप्लाज्म ये लिक्विड कंपोनेंट है बेटा जो न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। चलिए कुछ और बात ध्यान देंगे हम लोग, चलिए आगे पीछे बताएंगे बेटा, और भी बताना उसमें, लेकिन इसको समझना है न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं। चलिए देखिएगा बेटा, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होते हैं बेटा ये मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है, ये मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटी है, और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं। ये दोनों को मिला देंगे बेटा तो हमारे बन जाएंगे प्रोटोप्लाज्म। यानी बेटा इसके मतलब ये हुए कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म दोनों मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनका नाम होता है बेटा प्रोटोप्लाज्म। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखना बेटा, कुछ ऐसा हम बोल रहे हैं कि अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर देते हैं बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म को, माइनस कर देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म को, तो क्या बनते हैं बेटा? क्या बनते बचेंगे आपके पास? साइटोप्लाज्म बचेंगे, साइटोप्लाज्म बचेंगे। देखिए इस प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर देंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को तो बच जाएंगे क्या? साइटोप्लाज्म। ये समझ में आए तो बोलिए, ये समझ आए तो बोलिए बेटा। अगली पॉइंट, अगर हम प्रोटोप्लाज्म में से बेटा
प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर देते हैं साइटोप्लाज्म को, माइनस करते हैं बेटा साइटोप्लाज्म को, तो क्या बचेंगे आपके, क्या बचेंगे आपके, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बचेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म आपके बच जाएंगे बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या ये समझ आए आपको, क्या ये समझ आए बेटा? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। चलिए पीछे वाले स्लाइड पे चलते हैं, हम क्या बताना चाह रहे थे। चलिए बेटा इसमें हम आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिएगा बेटा, ये हम न्यूक्लियस के अंदर क्या देख लिए, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम देख लिए, न्यूक्लियोलस देख लिए, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देख लिए, और न्यूक्लियोप्लाज्म देख लिए। देखिए यूकैरियोटिक होने का कुछ कंडीशन होते हैं। अगर किसी सेल को आप यूकैरियोटिक बोल रहे हो तो उसके अंदर वो ये चीजें होना चाहिए, तभी आप यूकैरियोटिक बोलोगे। क्या वो चीजें हैं, ध्यान से देखिए, हम लिखते हैं बेटा यूकैरियोटिक होने का कंडीशन, कंडीशन ऑफ यूकैरियोटिक, कंडीशन ऑफ यूकैरियोटिक, कंडीशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, कंडीशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल का क्या कंडीशन होता है बेटा, यूकैरियोटिक सेल का क्या कंडीशन होता है, ध्यान से देखिए। पहली चीज है, यूकैरियोटिक होने के लिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। अगर यूकैरियोटिक है तो उनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होंगे। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है बेटा तो इनके अंदर एक और स्ट्रक्चर होंगे जिनका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेंगे तो उसके अंदर लिक्विड कंपोनेंट भी रहेंगे जिनका नाम होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। और तीसरी चीज होंगे बेटा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम तीसरी चीज होती है क्रोमोसोम। और चौथी जो चीज होती है न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। ये चार स्ट्रक्चर अगर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के, न्यूक्लियस अगर कोई सेल में चार स्ट्रक्चर है बेटा तो इनको हम यूकैरियोटिक बोल सकते हैं। ये कंडीशन है बेटा यूकैरियोटिक होने का, ये कंडीशन है बेटा यूकैरियोटिक होने का। इस बात को ध्यान देना, अगर कोई सेल यूकैरियोटिक है तो ये चारों चीज तो होंगे ही होंगे, तभी आप यूकैरियोटिक उनको बोल रहे हो। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। चलिए कंप्लीट नहीं हुए, हम लोग इसको पढ़ लिए, न्यूक्लियस के अंदर वाले सारे चीज को पढ़ लिए। अब हम बाहर में पढ़ते हैं बेटा। न्यूक्लियस के बाहर बेटा एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के बाहर में एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बेटा, न्यूक्लियस के बाहर में एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मिट नहीं रहे हैं, बेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे की तरफ इस तरह से देखिए एक्सटेंड कर रहा है, बढ़ रहा है, देख रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आगे की तरफ ग्रो कर रहे हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना देंगे बेटा, इनका नाम होता है क्या, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका नाम क्या होता है बेटा, इनका नाम होता है आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस से बाहर, प्लाज्मा न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन जो ग्रो करके बनाए हैं, इनको बोलते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम SER, और एक होते बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप हो गए जो पढ़ेंगे हम लोग आगे डिटेल में, ये बेसिक में लेके चल रहे हैं हम लोग। यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेटा बाद में जो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिनका नाम होता है गोल्गी बॉडी, यही बनाते हैं बेटा आपके गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, है ना, बोल सकते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है जिनको बोलते हैं गोल्गी बॉडी, गोल्गी बॉडी। और इसके अंदर ये वाला स्ट्रक्चर जो है बेटा इसको बोलते हैं लाइसोसोम। क्या बोलते हैं इनको, लाइसोसोम। इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं बेटा, इनको सुसाइडल बैग ऑफ सेल बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर पाए जाते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, है ना, बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। फिलहाल ये समझ में आ रहे हैं आपको। और बेटा यूकैरियोटिक सेल में आते हैं, क्या होते हैं इसमें, इसमें होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। यूकैरियोटिक सेल में होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, इनके अंदर होते हैं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। और क्या होते हैं बेटा, इनके अंदर होते हैं क्लोरोप्लास्ट। ये सब क्या है बेटा, ये सब ऑर्गेनेलिज हैं, ये सब मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज हैं जो कि पाए जाते हैं यूकैरियोटिक सेल में। मतलब ये प्रोकैरियोटिक सेल में किसी तरह का मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक में किसी तरह का मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होते हैं। ये देखिए इनका नाम है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, इनका नाम है बेटा क्लोरोप्लास्ट।
एक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम, राइबोसोम, यूकैरियोटिक राइबोसोम जो होते हैं 18 यूकैरियोटिक राइबोसोम बेटा 80S के होते हैं। ये क्लियर हो गया, ये स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। हम लोग यूकैरियोटिक सेल को पढ़ लिए। देखिए बेटा इसके बाद भी और चीजें लिखी हुई एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में बेटा इसके बारे में लिखे हुए हैं, सेंट्रोसोम के बारे में क्या होते हैं। चलिए सेंट्रोसोम को थोड़ा देखेंगे हम लोग, क्या होते हैं सेंट्रोसोम, थोड़ा देखेंगे बेटा अच्छे से उनको। आप जानते हो बेटा सेंट्रोसोम जो होते हैं ना, वो किन में पाए जाते हैं, एनिमल में पाए जाते हैं, प्लांट में नहीं होते हैं। इनका क्या होते हैं, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं बेटा, ये मेम्ब्रेन लेस होते हैं। मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर है ये, मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलिस भी लिख सकते हैं या स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर जिनके पास क्या नहीं है बेटा, मेम्ब्रेन नहीं है। तो सेंट्रोसोम के पास क्या नहीं होता है, मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। सेंट्रोसोम जो होते हैं बेटा, सेंट्रोसोम जो होते हैं ये इनका फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन क्या है। देखिए आगे इस चीज को पढ़ेंगे हम लोग, डिटेल में पढ़ेंगे, फिर भी ओवरव्यू में एनसीईआरटी ने दे रखा है बेटा, इसीलिए चीजों को डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको ये ना लगे कि सर छोड़ के चल रहे हैं चीजों को। ठीक है बेटा, तो फंक्शन की बात करते हैं। इट हेल्प इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, इट हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में बेटा हेल्प करते हैं क्या, सेंट्रोसोम। सेल डिवीजन में बेटा हेल्प करते हैं क्या, सेंट्रोसोम। ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। बट इनके एक्सेप्शन है बेटा, न्यूरॉन का नाम सुने, पता है न्यूरॉन में सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए न्यूरॉन जो होते हैं डिवाइड नहीं करते, जिसको नर्व सेल आप बोलते हैं। इनमें क्या होते हैं बेटा, न्यूरॉन नहीं होते हैं। तो हम बोले एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट नर्व सेल, नर्व सेल, नर्व सेल में सेंट्रोसोम नहीं होते बेटा, नर्व सेल में क्या नहीं होते हैं, सेंट्रोसोम नहीं होते। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये हो गए सारे ओवरव्यू आपके क्लियर हो गए बेटा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल को देखते हैं, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में कंपेयर कर लेंगे हम लोग, चीजों को कंपेयर करके पढ़ेंगे हम लोग, है ना। चलिए देखते हैं। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल है बेटा, ये सेल वॉल है आपके। ये देखिएगा, ये हम बता रहे हैं बेटा, ये बैक्टीरिया मोनेरा के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी कि बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे हैं। बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक बोल सकते हैं, इनको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रोकैरियोटिक पढ़ रहे हैं बेटा, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, प्रोकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं। तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है समझते हैं पहले। प्रो का मतलब होते हैं बेटा प्रिमिटिव, कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस, प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, यानी ऐसे न्यूक्लियस जो प्रिमिटिव टाइप है, डेवलप नहीं है, लेस डेवलप है। ऐसा नहीं बोलना बेटा कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस नहीं होते हैं, है ना, न्यूक्लियस होते हैं बस लेस डेवलप होते हैं। तो आपसे पूछे जाएंगे कि प्रोकैरियोटिक के पास न्यूक्लियस होते हैं, हाँ बेटा इनके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। बट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, बट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं इनमें बेटा। तो बताइए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो कभी भी यूकैरियोटिक में रखेंगे इनको, नहीं प्रोकैरियोटिक में हो जाएंगे, क्योंकि यूकैरियोटिक का क्राइटेरिया था बेटा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होनी चाहिए। चलिए ये है बेटा आपके सेल वॉल, ये सेल वॉल जो देख रहे हैं, ये देखिए ये स्ट्रक्चर देखिए, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा। अंदर में जो व्हाइट कलर का बना रहे हैं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रहे हैं, यस या नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर रहे हैं। तो देखिए पहले लिखना स्टार्ट करते हैं, ये जो स्ट्रक्चर है इनको बोलते हैं सेल वॉल, सेल वॉल। ये जो देख रहे हैं ये बेटा व्हाइट कलर के जो है इनको बोलते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बेटा क्या होते हैं, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गए, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट कर गए। जो इन्वेजिनेट करने के बाद जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इन्वेजिनेट मतलब धस जाना, अंदर की तरफ धस जाना। धसने के बाद देखिए बेटा अंदर की तरफ धस गए, इनका नाम होगा बेटा मेसोसोम। क्या कहलाएंगे इनका नाम? मेसोसोम। ये मेसोसोम है। तो ऐसे लिख सकते हैं, इट इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बेटा अंदर की तरफ इनफोल्ड कर गए हैं, इनका नाम कहलाता है मेसोसोम। इट इज इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बेटा? मेसोसोम। इनके पास तो न्यूक्लियस होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे इनके पास न्यूक्लियस बेटा, न्यूक्लियस तो नहीं होंगे। इसके पास एक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। इनको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोइड। इनके पास होते हैं न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीसी रिच जेनेटिक मटेरियल। बेटा ये न्यूक्लियोइड क्या होते हैं? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीसी रिच जेनेटिक मटेरियल। डबल स्टैंडर्ड मतलब कितने स्टैंड के? 2 स्टैंड के होते हैं। कितने स्टैंड के होते हैं? 2 स्टैंड के होते हैं। सर्कुलर, देख रहे हो सर्कुलर है, एक सिरा दूसरे सिरे से जुड़े हुए हैं बेटा। देखिए एक सिरे दूसरे सिरे से जुड़े हुए तो सर्कुलर हो गया ना, सर्कुलर जीसी रिच। जी मतलब बेटा ग्वान, ये ग्वानिन और साइटोसिन ये बेस है बेटा, ग्वानिन और साइटोसिन बेस है। क्लास 12 में पढ़ना है आपको। फिलहाल इतना ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोइड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर जीसी रिच जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्लियर? इनमें बेटा साइटोप्लाज्म शब्द यूज नहीं करते हैं, सॉरी इनमें ना बेटा प्रोटोप्लाज्म शब्द यूज नहीं करते हैं, इनके लिए हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इनमें ये जो लिक्विड कंपोनेंट है इनको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बेटा जिनको बोलते हैं प्लाज्मिड। क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड। इनको बोलते हैं बेटा प्लाज्मिड। ये आपके प्लाज्मिड हो गए, ये आपके प्लाज्मिड हो गए। प्लाज्मिड क्या होते हैं? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या होते हैं बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड क्या हो गया बेटा? एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। क्रोमोसोम के अलावा एक स्ट्रक्चर होते हैं जिनका नाम है प्लाज्मिड, जिनका नाम है प्लाज्मिड। ये ना ये चीजों के प्रति रेसिस्टेंट होते हैं। रेसिस्टेंस मतलब मान लीजिए बैक्टीरिया है, आगे रेसिस्टेंट क्या होते हैं बेटा समझेंगे इस चीजों को। तो ये चीज बैक्टीरिया को रेसिस्टेंट बनाता है, ठीक है, ये हेल्प करते हैं रेसिस्टेंट बनाने में। न्यूक्लियोइड का एक और एनसीईआरटी तो इतना ही लिखा बेटा। मेसोसोम के बारे में बोले हैं कि मेसोसोम डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं बेटा। इट हेल्प डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। एक होते हैं बेटा क्रोमेटोफोर, नाम सुने हो क्रोमेटोफोर। ये ना अंदर की तरफ इन्वेजिनेट किया जाता है क्रोमेटोफोर। ध्यान से देखना बेटा क्या होते हैं। ये देखिए अंदर की तरफ धसे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से। ये भी इनफोल्डिंग है बेटा, देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ धस गए हैं, इनका नाम होता है बेटा क्रोमेटोफोर। क्रोमेटोफोर, क्रोमेटोफोर। तो ये क्रोमेटोफोर क्या है? इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं बेटा? इनफोल्डिंग को क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं हमको आपको क्रोमेटोफोर। क्लियर? इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, वो भी कितने एस का राइबोसोम बेटा? 70 एस का राइबोसोम पाए जाते हैं इसमें। ठीक है, राइबोसोम का क्या काम है बेटा? प्रोटीन सिंथेसिस करना। ये स्ट्रक्चर हो गया आपके प्रोकैरियोटिक का। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा आप लोग। ये लिखाए हुए इसके बारे में डाटा लिखे हुए हम लोग। इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते, लेकिन न्यूक्लियर
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो मतलब नहीं होते, इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बेटा हम लोग डिफरेंस लिख लेंगे दोनों में। हम डिफरेंस लिख लेंगे बेटा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में किस तरह का डिफरेंस है ना। प्लांट सेल में, एनिमल सेल में जिस तरह से हम लोग डिफरेंस लिखे, वैसे ही बेटा इनमें भी डिफरेंस हम लोग लिखेंगे। बेटा इस साइड हम लोग ना प्रोकैरियोटिक के लिए लिखेंगे, प्रोकैरियोटिक के लिए लिखेंगे, ठीक है। इस साइड हम लोग लिखेंगे यूकैरियोटिक सेल के लिए। यूकैरियोटिक के लिए लिखेंगे बेटा। चलिए लिखते हैं प्रोकैरियोटिक। ये लेस डेवलप होते हैं बेटा, ये लेस डेवलप होते हैं, ये मोर डेवलप होता है, ये ज्यादा डेवलप होते हैं किनके कंपेयर में, प्रोकैरियोटिक के कंपेयर में। ये क्या होते हैं बेटा, मोर डेवलप होते हैं। क्लियर, शॉर्ट में डेवलप लिखे हैं बेटा ये, ठीक है ना। प्रोकैरियोटिक की बात करते बेटा तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं बेटा, इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनमें एब्सेंट होते हैं, जबकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, प्रेजेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं बेटा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। और प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, इनमें प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं बेटा, प्लाज्मिड प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मिड होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में प्लाज्मिड नहीं होते हैं, प्लाज्मिड इनमें एब्सेंट होते हैं, प्लाज्मिड इनमें क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। चलिए और डिफरेंस देखते हैं। इनमें मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं, इनमें मेसोसोम प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज लिखना था बेटा, अभी याद आया मुझे, आपके एनसीईआरटी में एक और चीजें लिखी हुए, देखिए लिखे हुए सेल वॉल, हम बेटा बोले हैं कि सेल वॉल इनमें प्रेजेंट होते हैं। पता है एनसीईआरटी बोले हैं ना कि माइकोप्लाज्म में सेल वॉल एब्सेंट होते हैं। इन केस ऑफ माइकोप्लाज्म सेल वॉल एब्सेंट। इन केस ऑफ माइकोप्लाज्म सेल वॉल एब्सेंट। बेटा सारे के सारे प्रोकैरियोटिक में सेल वॉल होते हैं, बट माइकोप्लाज्म के पास सेल वॉल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां तक देख लिए बेटा कि प्लाज्मिड इनके पास एब्सेंट होते हैं, इनके पास प्रेजेंट होते हैं। मेसोसोम इनके पास प्रेजेंट है, तो मेसोसोम इनके पास एब्सेंट है। बेटा इनके जो राइबोसोम होते हैं ना, प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम दोनों होते हैं, सॉरी प्रोकैरियोटिक में एक राइबोसोम होते हैं, वो 70S वाले होते हैं। यूकैरियोटिक में देखिए 70S भी होते हैं और 80S भी होते हैं। सर 70S से तो साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे, हाँ बेटा साइटोप्लाज्म में नहीं होंगे, बट होंगे कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट किसके अंदर होते हैं, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होते हैं, हाँ या ना। चलिए इनके राइबोसोम 70S के होते हैं बेटा, इनके राइबोसोम 80S present in cytoplasm, present in cytoplasm, but 70S present in mitochondria and क्लोरोप्लास्ट मेरा बोलने का मतलब ये बेटा कि राइबोसोम 70S जो प्रेजेंट होते हैं वो साइटोप्लाज्म में होते हैं, यूकैरियोटिक के साइटोप्लाज्म में, बट 80S वाले जो 70S प्रेजेंट होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होते हैं 70S राइबोसोम, ठीक है।
और डिफरेंस देखते हैं बेटा, और प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंसेस है। तो सारे डिफरेंसेस लगभग हम लोग कवर कर लिए, ठीक है, इससे ज्यादा आपको नहीं ही लिखना है, लगभग आ गए हैं आपको। चलिए बेटा इससे आगे हम लोग चीजों को लेके बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए उसके बाद बेटा एनसीईआरटी में ना शेप के बारे में लिखे हैं कि किस किस तरह से शेप के होते हैं सेल, पहले इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। एक और चीजें लिखे हुए ना कि प्रोकैरियोटिक के पास ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स नहीं होते या मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर नहीं होते। मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक। मतलब बेटा मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर बोल लो या मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स बोल लो, ये नहीं होते हैं किनमें बेटा, प्रोकैरियोटिक में, ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं। ये एग्जांपल क्या होगा सर मेम्ब्रेन बॉन्डेड का, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो देखें बेटा स्ट्रक्चर या ऑर्गेनेल्स, इनके एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, जैसे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया इनके पास मेम्ब्रेन होते हैं। क्लोरोप्लास्ट इनके पास होते हैं बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये सारे चीजें प्रोकैरियोटिक में नहीं होते हैं, जबकि बेटा यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होते हैं। मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स या स्ट्रक्चर, दोनों एक ही है बेटा, स्ट्रक्चर बोलो या ऑर्गेनेल्स बोलो एक ही बात है, प्रेजेंट होते हैं। जैसे एग्जांपल दे देते बेटा, वही एग्जांपल, ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है ना, ये सारे चीजें इसके अंदर होते हैं, न्यूक्लियस वगैरह बोल सकते हैं। चलिए ये डिफरेंस हो गया बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बीच में, डिफरेंसेस करा दीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बेटा इसके आगे हम चीजों को लेके बढ़ते हैं। देखिए बेटा उसके बाद शेप और साइज दे रखे हैं एनसीईआरटी ने। पहले दे रखे हैं बेटा माइकोप्लास्ट माइकोप्लाज्म जो होते बेटा 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं, एकदम याद रखना है। कितने होते हैं माइकोप्लाज्म? 0.3 माइक्रोमीटर के होते हैं। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक है ये, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है ये, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है बेटा ये। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन है बेटा? माइकोप्लास्ट। उनके बाद बैक्टीरिया को दे रखा है बेटा, बैक्टीरिया 3 से लेकर के 5 माइक्रोमीटर के होते हैं बेटा। उसके बाद ये है ह्यूमन आरबीसी, ह्यूमन आरबीसी 7 माइक्रोमीटर के होते हैं बेटा। कितने होते हैं? 7 माइक्रोमीटर के होते हैं। ये ह्यूमन आरबीसी राउंड होते हैं बेटा, राउंड एंड ओवल होते हैं, राउंड एंड ओवल होते हैं बेटा, सॉरी राउंड एंड बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव क्या मतलब है समझते हैं इनका। देखिए बेटा बाइकॉनकेव का मतलब ऐसे स्ट्रक्चर जो दोनों साइड से धसे हो, उनको बाइकॉनकेव बोले जाते हैं। देखिए ऐसे इस साइड से भी कॉनकेव है, इस साइड से भी कॉनकेव है, तो बताइए इनको क्या बोलेंगे? बाइकॉनकेव। देखिएगा आरबीसी को इरेथ्रोसाइट से जानते हैं हम लोग, इरेथ्रोसाइट के भी नाम से जानते हैं, रेड ब्लड सेल। उसके बाद बेटा एम्बॉइड सेप, एम्बॉइड सेप ये होते बेटा डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी। चलिए इसके मतलब मैं लिख दूंगा साइड में, आपको प्रॉब्लम होगा। चलिए आरबीसी का मतलब बेटा रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल। और डब्ल्यूबीसी का मतलब बेटा
व्हाइट ब्लड, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल, ध्यान से देखना। व्हाइट शेप के कौन होते हैं? डब्ल्यूबीसी। इनके कोई शेप नहीं होते बेटा, अमीबा की तरह होते हैं, जैसे इनके बाइकॉनकेव है ना, ऐसे कोई शेप नहीं होते इनके। चलिए, राउंड और ओवल, राउंड एंड ओवल, राउंड एंड ओवल, ये होते हैं बेटा मेसोफिल सेल, मेसोफिल सेल, राउंड एंड ओवल, मेसोफिल सेल। चलिए बेटा इतना नोट कीजिए पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा बेटा ये देखिएगा, इसके बाद जो दे रखे हैं ना आपके एनसीईआरटी में, इसके बाद जो पढ़ा रखे, जो देखिए जो भी पढ़ाए जाएंगे ना चीजों को बेहतर तरीका से पढ़ना है, ठीक है बेटा? ठीक है, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा सारे सीप, लगता है क्लियर हो गए, सेप में कुछ छूटा हुआ नहीं है बेटा, सारी चीजें क्लियर कर दी हम लोग, और तो कुछ है नहीं ऐसा जो प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं, उसके बाद बेटा हम लोग देख लेंगे क्या, शेप एंड साइज के बारे में देख लेंगे, शेप एंड साइज के बारे में देख लेंगे, किस तरह के शेप के होते हैं, किस साइज के होते हैं सेल, ठीक है ना? किस शेप के होते हैं और किस साइज के सेल होते हैं, ये चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक है? हाँ, एक और लाइन एनसीईआरटी की है, ध्यान देखना कि प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में क्रोमोसोम कितने होते हैं? यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं या ह्यूमन सेल की बात करते हैं? चलिए ह्यूमन सेल की बात करते हैं, ह्यूमन सेल की बात करते हैं। तो ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम है 46 क्रोमोसोम है, जबकि यूकैरियोटिक सेल में 46 क्रोमोसोम है, जबकि बेटा, जबकि ह्यूमन सेल, ये प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम कितने हैं बेटा? कितने? 1 क्रोमोसोम है। कितने क्रोमोसोम है? 1 क्रोमोसोम है, ये याद रखना बेटा, 1 क्रोमोसोम इनके पास होते हैं, किनके पास बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल के पास। चलिए इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बेटा, इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ना, सारे डिफरेंसेस कर लिए हम लोग। डिफरेंसेस में मेरे समझ से नहीं लगता है कि सारे क्वेश्चन आपसे नहीं बनेंगे, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारे बन जाएंगे बेटा, कुछ ज्यादा नहीं आते इससे, बेसिक ही क्वेश्चन आते हैं जो कि आपसे बन जाएंगे, ठीक है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेटा टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पे कितने तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? शेप के बेसिस पे कितने तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं? टाइप ऑफ बैक्टीरिया on the basis of, on the basis of shape, type of bacteria on the basis of shape। पहला बेटा फर्स्ट है फोकस, ये राउंड होते हैं बेटा। सेकंड होते हैं विब्रियो, विब्रियो ये कॉमा शेप के होते हैं बेटा। कैसे होते हैं? कॉमा शेप के होते हैं, विब्रियो मींस कॉमा शेप। तीसरे नंबर फोकस बैसिलस, बेटा बैसिलस, इसके बाद जो है ना बैसिलस, बैसिलस का मतलब बेटा रॉड शेप। कैसे? रॉड शेप, रॉड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलना है बेटा? बैसिलस। अगर बैक्टीरिया रॉड शेप के रहेंगे तो क्या बोलना है? बैसिलस। उसके बाद जो आते हैं स्पैरुलम, स्पैरुलम स्पाइरल शेप होंगे बेटा, इस तरह से स्पाइरल होंगे ना बैक्टीरिया, तो उनको बोलेंगे स्पैरुलम। ये बैक्टीरिया के टाइप हो गए शेप के बेसिस पे बेटा ये। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते बेटा।
आपने बैक्टीरिया के टाइप देख लिया, सेप के बेसिस पे किस तरह के बैक्टीरिया होते हैं, सारी चीजें आपने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ चीजें हैं बेटा, ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये क्या होते हैं, ये सारी चीज को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बोलते हैं बेटा, इस टेक्निक को करते हैं ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। तो बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं, बैक्टीरिया दो तरह के होते हैं। एक बैक्टीरिया होते हैं बेटा ग्राम पॉजिटिव, दूसरे बैक्टीरिया होते हैं ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम पॉजिटिव, और दूसरे जो बैक्टीरिया होते हैं उनका नाम है ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है, ध्यान से सुनना आप। ग्राम स्टेनिंग टेक्निक की बात करते हैं ना, तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक में क्या होते हैं, ग्राम जो पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें क्या होते हैं बेटा, उनमें ना थिक पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, थिक पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। थिक पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, जबकि इसमें कैसे पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं बेटा, थिन पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं, थिन पेप्टिडोग्लाइकन होते हैं। जबकि ग्राम पॉजिटिव की बात करें, इन्हें पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर देख लिए, कौन किसमें थिन है किसमें थिक है। ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है बेटा, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, इसमें ना एक होते हैं टिकोइक एसिड जो सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो इसके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास टिकोइक एसिड होते हैं। टिकोइक एसिड क्या होते हैं बेटा, इसके पास प्रेजेंट होते हैं। इनके पास टिकोइक एसिड क्या होते हैं बेटा, टिकोइक एसिड क्या होते हैं इनके पास, एब्सेंट होते हैं। इनके पास टिकोइक एसिड क्या होते हैं बेटा, एब्सेंट होते हैं। चलिए चलिए इतना तक आज रखेंगे बेटा, इसके बाद हम लोग अगले क्लास में कंटिन्यू रखेंगे बैक्टीरिया के, जैसे कि हम लोग एक्सपेरिमेंट ग्राम स्टेनिंग टेक्निक को पढ़ेंगे अगले क्लास में। चलिए देख लीजिए एक बार हम लोग पीछे जो पढ़े थे, एक बार रिवाइज करते हैं शॉर्ट। पहले हम लोग देखे थे बेटा इसके बारे में, ओवरव्यू के बारे में, ये समझ में आपके आ गए होंगे बेटा। पहले इसमें हम लोग पढ़ाए थे ओवरव्यू में कि ऑनियन पिल से लेना है, ह्यूमन चिक से लेना है, उनको स्टडी करना है माइक्रोस्कोप से हेल्प से, इनको भी माइक्रोस्कोप के हेल्प से स्टडी करनी है। ये एनिमल सेल है, वो प्लांट सेल है, ये आ गए आपको। उसके बाद हम बताए थे बेटा प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंसेस देखे थे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं, ये डिफरेंसेस भी समझ आ गए होंगे। एक स्ट्रक्चर बनाए थे और उनमें हम लोग एक यूकैरियोटिक सेल को देखे थे। यू का मतलब क्या होते हैं, ट्रू। यू का मतलब क्या होते हैं बेटा, ट्रू। और कैरियोटिक का मतलब क्या होते हैं, न्यूक्लियस, यानी एडवांस न्यूक्लियस। इसके पास कैसे न्यूक्लियस होते हैं बेटा, डेवलप न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास कैसे न्यूक्लियस होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस। इनके पास कैसे होते हैं, ट्रू न्यूक्लियस होते हैं। इनके पास बेटा ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे कि प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं दो चीज से मिलकर बनते हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। ये सारी चीजें हम लोग देख लिए थे। चलिए बेटा यूकैरियोटिक होने का कंडीशन देख लिए थे कि यूकैरियोटिक होने का क्या कंडीशन है। ये चार चीज फॉलो करेंगे तो आप उनको यूकैरियोटिक बोल सकते हो। उसके बाद बेटा सेंट्रोसोम के बताए थे कि एनिमल सेल में होते हैं, नर्व सेल में नहीं होते बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नर्व सेल में नहीं होते, ये इंपॉर्टेंट सेल है चीज है। इसी की वजह से न्यूरॉन जो होते हैं हमारे डिवाइड नहीं करते। एक बार न्यूरॉन जो होते हैं बन जाते हैं, वो बन जाते हैं, बाद में दोबारा डिवाइड नहीं करते, क्योंकि उसमें क्या नहीं होते, सेंट्रोसोम नहीं होते। वन सेंट्रोसोम कंटेन टू सेंट्रियोल। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते बेटा, राइट एंगल टू ईच अदर होते हैं। पढ़ेंगे हम लोग चैप्टर में, आगे पढ़ेंगे इस चीज को, ठीक है ना। चलिए बेटा ये हो गए प्रोकैरियोटिक के डिफरेंसेस हो गए। प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बना के हम लोग इसको पढ़ लिए बेटा, क्रोमेटोफोर वगैरह सारी चीज पढ़ लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस देख लिए बेटा, लगभग आपके ओवरव्यू हो गए, बस एक क्लास लगेंगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे। ये हो गए बेटा शेप हम लोग देख लिए थे। हाँ टाइप ऑफ बैक्टीरिया हम देख लिए थे, किसके बेसिस पे, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया के टाइप देख लिए थे। हम पढ़ाएं अभी बेटा ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। आज इतना ही रखेंगे, अगले क्लास में इसके बाद चीजों को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है बेटा।